नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसकी हम 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और यह हमारा तीसरा वीडियो है, जिसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से सभी देशों को न्यायाधिकार प्राप्त है और किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो हम इसमें देखते हैं विद्यार्थियों, सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि हम स्थायी और अस्थायी सदस्यों में वृद्धि करने का या उनमें बढ़ोतरी करने का जो प्रश्न चल रहा है और उनके मापदंड सुझाए गए थे, तो ये सवाल जो है बहुत ही गंभीर है और इसमें वर्षों से इस पे काफी बहस भी चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं, कुछ ठोस समस्याएं हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए थे, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में एकत्रित हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई और इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए, जैसे कि शांति संस्थापक आयोग का गठन करना। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना, 2006 के 19 जून से यह सक्रिय हो गया। और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति बनाए रखना, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा करना, एक लोकतंत्र कोष का गठन करना और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि न्यायिक परिषद है, जिसका प्रक्रिया जो है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उसको बिल्कुल समाप्त करने पर सहमति बनाना। इन 6 अंगों में से ट्रस्टीशिप को बिल्कुल समाप्त कर देना। इस प्रकार की चर्चाएं जो है न्यायाधिकार के अंदर की जाती हैं। ये समझना कठिन नहीं कि मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचीदार हैं और मतलब काफी विवादास्पद हैं। और शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं और ये आयोग किस में दखल दे। कहने का मतलब है विद्यार्थियों की यूएनओ एक शांति संस्थापक आयोग है, एक संगठन है, तो किस मसले को उसे महत्वपूर्ण बनाते हुए उसको किस प्रकार से उसमें समाधान प्रस्तुत करने चाहिए, कौन सा मसला जो है या कौन सा झगड़ा जो है इसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह एक चर्चा का विषय है। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित होगा या संभव होगा? ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या है, मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन की दिशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही विवादास्पद प्रश्न हैं। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं और ऐसे में सतत विकास में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी बहुत से सवाल हैं जो न्यायाधिकार की कसौटी में उतरते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चित्र के माध्यम से हम ये देख सकते हैं, ये देखो लोगो बता रखा है इसका सिंबल, और इसमें सिंबल में यह बता रखा है कि स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल इस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन किन मामलों में किया, कितनी बार किया, ये सब बता रखा है। तो सोवियत संघ ने, आप देख सकते हैं 1 जून 2018 तक की रिपोर्ट है ये, और सोवियत संघ ने कम से कम, जो कि रूस है अब यह राष्ट्र, उत्तराधिकारी राष्ट्र, 135 बार वीटो शक्ति का प्रयोग कर चुका है। फ्रांस 18, यूके 32 और अमेरिका 84। तो आप ये देख सकते हैं कि यह जो आयोग है वह किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय अत्याचारों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को किस प्रकार से वह समाधान प्रस्तुत कर सकता है। यदि इसी प्रकार से अगर वीटो पावर का, निषेधाधिकार का प्रयोग होता रहा तो निश्चित ही यह आयोग अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व ही खो देगा।
आगे हम देखिए एक चित्र और बता रखा है। ये चित्र है दारफुर की हालत की एक वानगी। आपका क्या मानना है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में बदलाव की आवश्यकता है? आप देख सकते हैं दारफुर की बात को, जो इसमें जो शब्दों की बरसात की गई है, किस प्रकार से यह स्थिति है। यहाँ पे वंचना, नरसंहार, शांति, सैनिक, अस्वीकार्यता, अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी, अब कभी नहीं सहायता। तो ये क्या है? तो इस मामले में, ऐसे मामलों में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे आकर कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप इसमें अपना मंतव्य दे सकते हैं। आप इसमें ये देखिए, एक ये भी आपको चित्र बता रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों एवं शांति निर्माण कार्यालयों का मानचित्र किस प्रकार से यह देखो, माली, पश्चिमी सहारा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर, कोसोवो, साइप्रस, लेबनान, भारत और पाकिस्तान, हैती, लाइबेरिया, DR कांगो, दक्षिण सूडान, अबेई, मध्य एशिया और सीरिया। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभियान छेड़ा और शांति निर्माण के लिए कार्यालय स्थापित किए। अब हम यहाँ देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत की क्या भूमिका है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पर कई आधारों पर समर्थन किया है और भारत का मानना है विद्यार्थियों कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने से ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। ये पहली शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी रही है और सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा, यानी जिसे हम महासभा भी कहते हैं, सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा और यह परिषद जो है, सुरक्षा परिषद जो है, वह एक लोकतांत्रिक परिषद भी कहलाएगी। हमें ये बात ध्यान भी रखनी चाहिए विद्यार्थियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर ही रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस, मतलब जैसे का तैसा बना रहा। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं और इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता रहा है और करता भी रहेगा, जिससे कि सुरक्षा परिषद जो है अधिक लोकतांत्रिक प्रतीत हो। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करती है और इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के तौर पर देख सकते हैं विद्यार्थियों कि उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आगे हम देखें विद्यार्थियों की, आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां भाग जो है निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग भी लिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता रहा है। जैसा कि ऊपर स्थायी और अस्थायी सदस्यों के मापदंड निर्धारित किए गए हैं सदस्यता के लिए, वह सभी मापदंड अधिकांशतः भारत जो है पूरा करता है। तो भारत की दावेदारी कोई निरर्थक दावेदारी नहीं है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी दिया है और यह
कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है, हर संभव आगे खड़ा रहा है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है और इससे यह पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध जो है दिक्कत तलब मतलब समस्याप्रद रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी हैं जो भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किए जाने पर समर्थन करते हैं कि उनको भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी नहीं बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर भी चिंतित रहते हैं और कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। और कुछ अन्य देशों का मानना यह भी है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों में मसलन हम देख सकते हैं ब्राजील, जर्मनी, जापान, शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी किस प्रकार से भारत करता है, किस प्रकार से वह मानदंडों को पूरा करता है। लेकिन विश्व बिरादरी में यदि हम देखें तो विश्व बिरादरी में काफी जो देश हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में वीटोधारी बन पाए। और प्यारे बच्चों, इसके अंदर यह भी बताया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कि भारत हर संभव संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए या संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के लिए या किसी प्रकार के विवादास्पद कार्यों के लिए हर संभव आगे खड़ा हुआ है। अब हम विद्यार्थियों इसके अंदर हम ये देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वह उसकी क्या भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। मतलब विश्व में जो व्यापार होते हैं, व्यापार में जो लेन देन होती हैं, जो कर तटकर वगैरह जो लगाए जाते हैं, वो सभी चीजें, सभी नियम जो हैं इस WTO के माध्यम से लगाए जाते हैं। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी और यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164 29 जुलाई 2016 की स्थिति है और हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित सधते हैं। विकासशील देशों की बहुत शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धमकाती रहती हैं। तो WTO इस प्रकार से एक वैश्विक संगठन है जो विकासशील देशों के लाभार्थ या व्यापार की शर्तों को तय करता है, लेकिन व्यापार की शर्तों में अधिकतर उच्च विकसित राष्ट्रों का ही योगदान इसके अंतर्गत, या हम ये कहें कि उनका ही एक प्रभुत्व बना रहता है। इसके बाद विद्यार्थियों, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम बात करें जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी और यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों को इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न करें, मतलब युद्ध के लिए ना करके शांति के लिए करें। आगे बात आती है विद्यार्थियों, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है।
तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। क्या संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है प्यारे बच्चों कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन चुका है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव बना हुआ है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान जो है अमेरिका का है और अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। और यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक भी हैं और इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपने इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता भी है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। मतलब जो अमेरिका के द्वारा नीतियां तय बनाई जाती हैं उसका कोई विरोध नहीं कर पाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा भी किया है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाते हैं और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायती देने की बात कहीं सोची जा सके। विद्यार्थियों, इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ही खासी भूमिका है, उसका काफी दबदबा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि एक बहुत बड़ा पूंजी निवेशक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पर अंकुश लगाने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ एक मंच प्रदान करता है, जिसमें सभी देश मिलकर के एक खास रवैये के द्वारा, एक आलोचना के द्वारा सुनवाई कर सकते हैं और उस पर कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसके वर्चस्वशालीता पर या उसके दबदबे पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे आप पारस्परिक निर्भरता का नाम दे सकते हैं। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले देशों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ता ही जाएगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे और ऐसे तरीके जो उनके हित और विश्व बरादरी के हितों में से व्यापक धरातल पर मेल खाते होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से
वैश्विक समाज में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच हमें प्रदान करता है जिसमें उस पारस्परिक निर्भरता के कारण हम अमेरिका मतलब पूरा विश्व जो है अमेरिका पर अंकुश लगा सकता है, उसके दबदबे को कम कर सकता है और नई उभरती हुई चुनौतियां और नई उभरते हुए अन्य राष्ट्रों के द्वारा भी अमेरिका पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसमें हम ऊपर देख सकते हैं विद्यार्थियों एमनेस्टी इंटरनेशनल को। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। ये स्वयंसेवी संगठन है और ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है और ये संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित भी करवाता है। सरकार को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है कि एमनेस्टी का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। इसके बाद विद्यार्थियों आता है ह्यूमन राइट्स वॉच। यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है और यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है और यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इससे बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी हासिल की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई, शीत युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्व को किस प्रकार से कम किया जा सकता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही 1941 के समय से ही शुरू हो चुकी थी और इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार किसने दिया ये भी हमने पढ़ा। और प्यारे बच्चों, हमने यह भी जानकारी हासिल करी कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से न्यायाधिकार के प्रति प्रतिबद्ध है और अपने संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समाज में हो रहे विवादों को, हो रहे अंतर्द्वंद को किस प्रकार से खत्म कर सकता है और सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों में किन मापदंडों के आधार पर वह सदस्यों में बढ़ोतरी कर सकता है और विकासशील राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता प्रदान करने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है या और अधिक स्थायी सदस्यता जो है प्रदान की जा सकती है। और वीटो पावर की हम बात करें कि वीटो पावर को खत्म कर देना ही एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत से पहलुओं पर अध्ययन किया जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम ये देख सकते हैं इन प्रश्नों को, वीटो के बारे में कुछ ऐसे कथन बताए गए हैं, इनमें प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह आपको लगाना है। सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। आप बताइए कि ये सही है या गलत है। यह एक तरह का नकारात्मक शक्ति है, ये भी आप बताइए। सुरक्षा परिषद के फैसलों में असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। तो आप क ख ग घ में आप ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। सही और गलत का आपको उत्तर इसमें देना है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। क्या कथन है? सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। सुरक्षा के किसी मसले पर पांचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना इसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको इनके
ये कथन गलत है या सही है, आपको चिन्हित करना है। इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? तो इसमें आपको बताना है कि परमाणु क्षमता है, या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है, भारत एशिया में है, या भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। कौन सा कथन इसमें सही होगा, वजनदार होगा, आपको इसमें लिखना है, टिक करना है। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इनमें से कोई नहीं। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य आपको बताने हैं कितने कितने हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम आपको लिखना है इसमें, और मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठनों के नाम आपको बताने हैं। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के सुमेल करना है आपको इसमें, कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आम सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सचिवालय। इन सभी के बारे में आपको सुमेल करना है, बराबर इसमें बिठाना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके सामने दिखाए गए हैं। इन प्रश्नों से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और कक्षा परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम अगले अध्याय के लिए आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और नमस्कार, और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।